नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इनफैक्ट ये क्वेश्चन था एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आईआईटी एग्ज़ाम में जब हम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद होता क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग अगर इंडस्ट्रियल जॉब में अगर नहीं जाते हैं तो हम लोगों के लिए सेफ़ ऑप्शन क्या है। देखिए, अगर आप इंडस्ट्रियल लाइन में नहीं जाते हैं तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है रिसर्च का। अब रिसर्च को लोग उतना सीरियसली लेते नहीं हैं, लेकिन आपको एक बात कंसिडर करनी है कि आपको अपना एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखनी है, उसके बाद आपको बहुत अच्छी जगह पे पहुंचना भी है। तो ये यार टाइम टेकिंग तो होगा। अगर आप पैसा नहीं कमाना चाहते हो तो आपका टाइम जाएगा, और अगर आप टाइम जल्दी यूटिलाइज़ करना चाहते हो तो पैसा मिलेगा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेरा ये मानना है कि इतनी जल्दी मत जाओ, ठीक है। आप रिसर्च एरिया में जाओ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये मेरा अपना एक ओपिनियन है, इसके बेसिस पे जज मत करने लगना, ठीक है। आईआईटी एग्ज़ाम 2024, तो ये क्वेश्चन था और इसका आज मैं आंसर दूंगा। क्वेश्चन ये था कि आईआईटी एग्ज़ाम 2024 जब मैं क्लियर कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद जब मैं आगे मुझे कुछ करना होगा तो मुझे क्या करना चाहिए। तो कंसिडर करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। रिसर्च लाइन वर्थ है क्या, स्टेप वाइज सारे प्रोसेस को जानेंगे। देखिए, करना क्या होता है, आप अपनी बीएससी कंप्लीट करते हो। अब तो बीएससी मान लीजिए 4 ईयर की भी होने वाली है, शायद हो भी गई है, तो 4 ईयर की, ठीक है। तो अगर आप 4 ईयर को फ़िलहाल हटा दो, फिलहाल ये चीज़ नहीं है, तो बीएससी अगर आप 3 ईयर की करते हो प्लस आप 2 ईयर देते हो अपने एमएससी के लिए, और अब तो बड़ा कॉमन हो गया है कि लोग ड्रॉप भी ले रहे हैं। तो 3 साल के बाद आप सपोज़ करो आपने ड्रॉप भी ले लिया, तो ये आपका चला गया 6 ईयर्स, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई अच्छी करी तब तो आपको ड्रॉप नहीं लेनी है, तब तो आप जो है जेआरएफ ऐसे ही क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप उसके बाद रिसर्च एरिया में घुस जाओगे। ये तो मैंने रफ ओवरव्यू दिया। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। देखिए, 6 साल आपके ये चले जाएंगे बीएससी और एमएससी करने में। अगर आप एकदम समय नहीं गंवाते हो फिर भी आपके 5 ईयर्स चले गए बीएससी एमएससी करने में। मैं एक स्टेप, ये मैं वो वाला स्टेप समझा रहा हूँ जब आप कोई भी गैप वैप नहीं लेते हैं। फिर आप इसी के दौरान आपने जेआरएफ क्लियर कर दिया। अब आपका जेआरएफ के बाद चलेगा रिसर्च वर्क। अब आप रिसर्च वर्क में आप ऐसे ही रिसर्च वर्क नहीं चलेगा, इसमें आपको मिलेगी पीएचडी की डिग्री। जब आपको पीएचडी की डिग्री मिलेगी तो वो भी आपका मिनिमम आप ले जा सकते हो 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स। चलो भाई, हम 5 ईयर्स कैलकुलेट करके चलते हैं। तो आप 5 + 5 10 ईयर्स इसमें आपके जाएंगे। तो आपके 10 ईयर्स जब टोटल चले जाएंगे तो अब आपकी गारंटी नहीं है कि आप प्रोफेसर बन ही जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको आयोग का पेपर देना होता है। उसमें आयोग यूपीएससी वगैरह पेपर कंडक्ट कराती है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए। तो अब आप क्या करते हो, उसको क्लियर करते हो, और जब आप उसको क्लियर करते हो तो फिर आपका जो है इंटरव्यू होता है, और जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप जो है आयोग से चयनित हो जाते हैं एज अ प्रोफेसर। तो जब आप प्रोफेसर हो गए तो अब आपके पास 2 क्राइटेरिया होती है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, एक स्टेट की। अब देखो, इस चीज़ को कंसिडर करो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होने के लिए यार तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे आप यही इतने से काम नहीं हो जाएगा पीएचडी, आपको फिर पोस्ट डॉक भी करना पड़ेगा। तो अब आप कहोगे कि यार इतना कौन पढ़ेगा, इससे बढ़िया इंडस्ट्री लाइन में घुस जाए। अब यहीं आप गलती करते हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पानी है तो जेआरएफ के उसके थ्रू भी जा सकते हो, बट तुम लोग सेलेक्ट करते हो इंडस्ट्री का एरिया। अगर तुम इंडस्ट्री का एरिया सेलेक्ट करते हो तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप वहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा, एक्सपोजर तो मिल जाएगा, आपका फिर पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 5 ईयर्स पढ़ चुके हो। और जब आप अपने स्ट्रीम में बहुत सारे लोगों को जंप मारते हुए देखोगे कि यार ये जेआरएफ करके इस पोजीशन पे पहुंच गया, एज अ साइंटिस्ट लग गया, एज अ प्रोफेसर लग गया, तब आप ये बात कंसिडर करते हो, तब तक लेट हो चुका रहता है। और यही लोग वो एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं कि भैया ये प्रोफेसर बने हैं 32 साल में, 34 साल में। एक्चुअली में इतना लेट नहीं होता है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ दोस्तों, वहाँ पर एक प्रोफेसर हैं, बल्कि इनफैक्ट वो साइंटिस्ट भी हैं, और वर्ल्ड के टॉप नॉच साइंटिस्ट में से एक हैं वो। उनका मैथमेटिक्स में हर बार आई थिंक 3rd या 4th पोजीशन पे होते हैं। आप कभी भी चाहें तो सर्च कर सकते हैं। हम डॉक्टर हरिंदर सिंह नाम है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग उनकी, और वो 28 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए थे। और दोस्तों वो भी इतने यंग हैं कि आप उनको देख के कहीं नहीं सकते हो कि वो स्टूडेंट हैं या प्रोफेसर हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को आप हटाइए, आप ऐसे ही लोगों को देखिए जो आपको इस फील्ड में मोटिवेटेड रखें। यार प्रोफेसर बनने में तो एज हो जाती है। तुलसी तथागत का नाम सुना है आप लोगों ने? आप कभी गूगल पर टाइप करिएगा, आपको पता चलेगा, ठीक है। प्रोफेसर लाइन वो नहीं है, बट सबकी कंडीशन ठीक भी नहीं रहती है। लेकिन जब आप पीएचडी कर रहे होते हो तो वो एक तरीके की जॉब होती है पीएचडी, ठीक है। ऐसे मत सोचा करो स्टाइपेंड है, भीख पे पढ़ रहे हो, नहीं। दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्रैक क्राइटेरिया है एम्प्लॉयड होने की।
इसकी क्राइटेरिया स्ट्रेटेजी तो देखिए आप लोग गूगल पे डाल करके, तो आप लोग बेरोजगार तो नहीं रहते हो। पीएचडी इज़ अ वेरी टॉप नॉच डिग्री, इसके बाद कोई डिग्री नहीं होती है। उसके बाद होती है पोस्ट डॉक, बट दैट इज़ अ प्रोग्राम, दैट इज़ अ ट्रेनिंग, ठीक है, वो भी डिग्री होती है बट इससे कम साल की होती है। लेकिन यही बात है दोस्तों, पीएचडी करने के बाद लोग कहते हैं यार पीएचडी करने के बाद वो घूम ही तो रहे हैं, कर क्या रहे हैं। पीएचडी करने के बाद वही लोग घूम रहे होते हैं जो पीएचडी अच्छे से नहीं किए होते हैं, अच्छी जगह से नहीं किए होते हैं, उनका गाइड अच्छा नहीं होता है, उनको फंसा के रखता है, ठीक है। पीएचडी अगर आप अच्छी जगह पे कर रहे हो तब तो कोई चीज़ कंसिडर करनी ही नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ कि चलता कैसे है, क्योंकि मेन यही चीज़ जानना है। देखो दोस्तों, बीएससी करोगे आप, ठीक है, बीएससी में आपका जाएगा 3 इयर्स, फिर आपका जाएगा एमएससी, एमएससी में जाएंगे आपके 2 इयर्स, फिर आप लोगे 1 ईयर का ड्रॉप। 1 ईयर का ड्रॉप अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तब ऐसे ही नौबत नहीं आएगी दोस्तों कि आपको ड्रॉप लेना पड़े। लेकिन अगर आप एमएससी के बाद आपने ड्रॉप ले लिया तो मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूँ। चलिए भाई वर्ष मान के चलते हैं, क्यों ऐसा कहा जाए कि भाई मैं एकदम निकाल ही दूंगा, ठीक है, नहीं भी निकलता है तो कोई बात नहीं। फिर आपकी मोटा मोटी मान लो कि 5 इयर्स आपके लग ही जाएंगे, तो कंसिडर दिस 3 + 2 5 + 1 6 + 5 = 11 ईयर्स। इतना तो एक डॉक्टर बनने में लग जाएगा। आपके भी नाम के आगे तो डॉक्टर लगेगा, डॉक्टरेट। एक दिन आपको अलग से वीडियो बताऊंगा, वी आर दी रियल डॉक्टर्स। हम लोग एक्चुअली में डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, ठीक है। क्या होता है डॉक्टरेट और क्या होते हैं एमबीबीएस वाले डॉक्टर, इसके बारे में मैं कभी आराम से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें बाद में चर्चा होगी। रिसर्च लाइन वर्थ है, मेरे हिसाब से वर्थ है, ठीक है, क्योंकि आप इस फील्ड में देखिए बीएएमए का बच्चा, उसको यही देखा जाता है कि वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, ठीक है। बीटेक में आप घुस गए तो अब बीटेक वालों को तो यार आप कहीं भी कंसिडर कर सकते हो, वो लोग कहीं भी घुस सकते हैं, ठीक है। एक्टिंग में भी देखोगे उनको, आप सिंगिंग में भी देखोगे, आईएएस ऑफिसर्स तो भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो कॉमर्स लेते हैं उनको आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे देखते हो। जो बायोलॉजी ले करके नीट निकाल लेते हैं फिर उनको देखा जाता है एज एमबीबीएस डॉक्टर। हम लोगों के पास यार एक बनी बनाई लाइन है जेआरएफ, तो हम लोग इसको छोड़ के क्यों भागें। बात समझना, मैं चाहूँ तो कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए मैं बोल भी सकता हूँ, क्या करके करोगे जेआरएफ, उनकी बात मत सुना करो। जेआरएफ इज़ अ वेरी गुड कैरियर, ये आपका ज़िंदगी संवार सकता है। इट्स अ वेरी फ्रूटफुल एग्ज़ाम, इसका भी फल बहुत मीठा मिलता है, एंड में मिलेगा बट मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप बीएससी के स्कोर को अच्छा रखिए, एमएससी के स्कोर को अच्छा रखिए। फिर आपका 1 ड्रॉप लग जाए तो कोई बात नहीं भैया, इस ड्रॉप में इतना सुंदर पढ़ूंगा कि कोई नहीं पढ़ा होगा। फिर 5 साल की पीएचडी करिए, बट वो पीएचडी बहुत अच्छी भी तो होगी। इसके अलावा आपको पर्क्स कुछ बताता हूँ आपको, जो आपको पैसे मिलते हैं वो अब बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। उसकी फ़ीस हाइक हुई है, आप लोग पता नहीं न्यूज़ देखते हैं कि नहीं। मैं इस चैनल पर ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये चैनल अभी पीजी के लिए डेडिकेटेड है। मैं अभी CSIR नेट वगैरह पे डालने लगा तो आप इसको कंसीडर ही नहीं करोगे, ठीक है। वो तो एक क्वेश्चन आया था तो मैंने इस चीज़ पे बना दिया, बट आप एमएससी के बाद जंप करना तो आपको समझ में आएगा रिसर्च लाइन कैसी है। उसके अलावा दोस्तों आप विदेश जाते हो, ठीक है, आपको कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट करना होता है। अगर आप IITs वगैरह से कर रहे हो, IISc वगैरह से कर रहे हो, प्रोफेसर्स आपको जो है विदेश जाने की अनुमति देते हैं। फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे कोलैबोरेशंस मिलते हैं, बहुत अच्छे CSIR से या विदेश के रिसर्च इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो ये भी आप कंसिडर करिए। देखिए श्रीनिवासा रामानुजन भी बहुत गरीब थे बट वो गए फ्रांस, उन्होंने काम किया हार्डी के साथ, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे आप देखिए, अगर हम लोग यही सब कंसिडर करने लगे कि यार फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है ये वो, तो ये लोग वहाँ जा कर के नहीं पढ़ सकते थे, बल्कि ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, ये सब चीज़ों को बीच मत लाने दीजिए। वैसे भी आपको 35K से लेकर के 40K के बीच में पैसा मिलने वाला है, तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको कहीं नोट करके रख लीजिए। अभी एक नया प्रोसीजर आया है कि नेट एग्ज़ाम जो बच्चे निकाल लेते हैं, अगर आप JRF निकाल करके PhD नहीं भी करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपने नेट निकाला, ठीक है, आप एलिजिबल हो गए। आप जिस भी स्टेट में हो वहाँ के कॉलेज में देखो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे आपका जो है गवर्नमेंट हो, ठीक है। अब गवर्नमेंट के लिए भी तो नेट एलिजिबल कर दिया गया है। पहले ये था कि यार PhD करके आओ, बट इन लोगों को अब समझ में आ गया था पोजीशन कभी भर नहीं पाएगी, वैकेंटी रह जाएगी। रीज़न ये है कि 5-5 साल के PhD के बाद आप प्रोफेसर ले रहे हो। दिस इज़ नॉट, मेरा भी ये मानना था कि ये गलत है। वैसे भी अब जैसे मैं नए युग का टीचर हूँ तो मैं नए युग के बच्चों को समझ सकता हूँ, ठीक है, उनके माइंडसेट को समझ सकता हूँ। उन्होंने ये बात बोली है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके दिमाग को समझ सकता हूँ, उनका प्रोसेस क्या है। पुराने प्रोफेसर्स की थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग थी, अब
नए नए इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स आ गए, उनको एक अच्छा सा जो 35 से 40 साल का भी एक नया प्रोफेसर आया वो समझ सकता है, वो एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। 28 साल का प्रोफेसर, 26-27 साल के प्रोफेसर, बहुत यंग एज की, वो आपको समझा सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है। वो विदेश टूर भी करके आए होते हैं, तो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, तो आप इसमें घुस सकते हो। तो नेट के बाद दोस्तों गवर्नमेंट या प्राइवेट जो आपके कॉलेजेस हैं वो पेपर में, अखबार में अपना वैकेंसीज निकालते रहते हैं। तो वो आपका मांगते हैं बीएससी एमएससी में इतनी पोजीशन खाली है यार, तुम अगर इस सब्जेक्ट से किए हुए हो एमएससी तो आ जाओ, और अगर चले गए आप तो फिर उसमें आपका वो इंटरव्यू लेंगे और अब वो आपको रख लेंगे, तो आप बीएससी के स्टूडेंट को टीच कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए तो ऑब्वियस सी बात है पीएचडी। तो इसका मतलब क्या, नेट जो बच्चे किए हैं वो तो एलिजिबल हो गए, तो क्या पीएचडी वाले वर्थलेस हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीएचडी वालों को पॉइंट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट। ऐसा अब देखिए, ये तो है दोस्तों, कंपटीशन तो अब बढ़ गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि सीट भी बहुत खाली हैं। आई थिंक 6000 से 8000 सीट्स खाली हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो वो पोजीशंस उन लोगों को भरनी पड़ेगी। बट इस चीज़ को याद रखिएगा, आपको बीएससी करनी है, फिर एमएससी करनी है, फिर रिसर्च लाइन में जाना है। अगर रिसर्च लाइन में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, तो आपको जेआरएफ अच्छी रैंक से क्लियर करना पड़ेगा, सिर्फ रैंक से नहीं। उसके बाद दोस्तों जो स्कॉलरशिप मिलती है आपको, पीएमआरएफ मिलती है एक स्कॉलरशिप, ठीक है, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। फिर उसके बाद दोस्तों आपको मिलता है एसपीएम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गर्ल्स के लिए वाइस फेलोशिप होती है। आपको एक और स्कॉलरशिप मिलती है, लेट मी इंस्पायर, ठीक है दोस्तों, इंस्पायर फेलोशिप भी मिलती है। तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ये कहना, अब ये बात अलग है, वो बंदा पढ़ना नहीं चाहता है और इसलिए वो कहता है कि मुझे इस फील्ड में नहीं जाना है। सो कंसीडर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, दिस आर द पॉइंट्स दैट यूट्यूब टीचर्स माइट नॉट टेल यू टू गो थ्रू। ओके, सो फर्स्ट important point, start doing your BSc properly, then after that complete your MSc proper way, get the good marks, get the good CGPA. Now try to get the good JRF rank. Either you can crack the JRF or you can crack the GATE exam or ICMR or ICAR. These are all the scholarship funding exams, guys. Don't forget to give these particular examinations, because these are going to be career deciding. Okay, now after that you will have to do the postdoc if you want to become a good professor in central university like BHU, like JNU. Okay, so you will have to do your PhD from IITs and all those. So my dear friends, consider these important points. With that I am signing off. और दोस्तों एक important चीज़, वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ऐसे ही आगे देते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।